हेलो दोस्तों। क्या ज़्यादातर बाबा लोग फ्रॉड होते हैं? आज एक अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, हाथरस में 2 जुलाई को 116 लोग, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, एक स्टैम्पीड में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा रश था। 15 से 20 हजार लोग भोले बाबा का सत्संग सुनने आए थे और भगदड़ मच गई और बहुत सारे लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे। ये जो टॉपिक है ये यूथ और उनके पेरेंट्स सभी को एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। लेकिन यदि आप किसी बाबा में, किसी गॉडमैन में अंधविश्वास रखते हैं तो आप कृपया इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। ये अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि ये बात समझनी चाहिए तो थोड़ा आप सुनेंगे तो शायद कुछ आंखें खुलेगी, ये हो सकता है। और यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे यंग लोग, जब सक्सेस उनको नहीं मिल पाती या अपने करियर के बारे में अनसर्टेनिटी रहती है, भय रहता है, डर रहता है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबा लोगों के चक्कर में, गॉडमैन के चक्कर में, ज्योतिषों के चक्कर में, और फिर वो उसी चक्कर से निकल नहीं पाते, समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं और फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। उनको सिर्फ फॉल्स होप एक मिलती है और वो शायद उनको एक मानसिक संतोष देती रहती है और वो लगे रहते हैं। तो यूथ के लिए एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, उनके पेरेंट्स के लिए रेलेवेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अभी ये जो हुआ इसमें क्राउड बहुत ज़्यादा था, मिसमैनेजमेंट थी, केओस था और बहुत ही दुखद एक घटना बनी। दुर्घटना भी बोल सकते हैं और घटना भी बोल सकते हैं। और बाबा जी अभी शायद फरार हैं, मिल नहीं रहे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं और भी होती रहती हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ है। सबरीमाला में 2011 में मकर संक्रांति के दिन इसी तरह की एक भगदड़ मची थी, स्टैम्पीड हुई थी। उसमें 106 लोग की मृत्यु हो गई थी। महाकुंभ मेला इलाहाबाद में 2013 में 36 लोग मरे थे। गोदावरी पुष्करम स्टैम्पीड हुई थी 2015 में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। उसमें 27 लोग जब नदी में, गोदावरी रिवर में डुबकी लगाने के लिए उतरे तो वहाँ पे भगदड़ मच गई और 27 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वाराणसी में 2016 में इस तरह से 24 लोग मर गए थे। मुंबई में रमज़ान वाले दिन एक ऐसी घटना बनी थी जब 12 लोग की मृत्यु हो गई थी। नैना देवी में 2018 में, नैना देवी में 2008 में 162 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये चीज़ होती रहती है, भारत में बहुत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश में नहीं होती। विदेश में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और मक्का में हज की यात्रा के दौरान 2015 में 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे स्टैम्पीड में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ा एक नंबर था और जबकि वहाँ पे बहुत मॉडर्न मैनेजमेंट होती है, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा आ गया कि कंट्रोल नहीं कर पाए और मक्का में हज के दौरान 2000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी 2015 में। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो जापान में भी हुआ ऐसे, और बाकी बहुत जगह ऐसी चीज़ें बनती रही। और ऐसी घटनाओं में जो इसके पीछे जो एक बेसिक जो कॉमन फैक्टर है वो है मिसमैनेजमेंट। लेकिन उससे भी बड़ा जो फैक्टर है वो है क्राउड जो है वो, जिसको बोलते हैं क्राउड इफोरिया। लोग जो हैं वो अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस और ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम कितने संकट में आ सकते हैं, और बिल्कुल सुध-बुध जिसको बोलते हैं खो देते हैं। अभी हमने देखा कल ही मैरिन ड्राइव पे क्रिकेटर्स को देखने के लिए लाखों की संख्या में पूरा मैरिन ड्राइव, बॉम्बे में, मुंबई में पूरा मैरिन ड्राइव चौको ब्लॉक एकदम लोगों से भर गया था। ये तो शुक्र है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई।
लेकिन बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। तो कैसी कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी ऐसा ऐसा एक आकर्षण हो लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सुध बुध खो करके वहाँ पे आ जाते हैं। सरकार कोशिश करे तो भी क्राउड मैनेज नहीं हो पाता, लोगों को रोका नहीं जा सकता और एक क्राउड इफोरिया में स्टैम्पीड होने के चांस होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज का टॉपिक इससे थोड़ा हट करके है कि जहाँ तक गॉडमैन का सवाल है, जहाँ पे सेक्ट्स का सवाल है, और ऐसे बहुत सारे गॉडमैन हैं जो हमारे विश्वास को डगमगाते हैं और अपनी उनकी दुकान चलती रहती है। भारत में और दुनिया भर में ऐसे बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर आक्षेप हुए, जिन्होंने लीगल प्रोसेस के दौरान जिनको सज़ा हुई और फिर भी लोग जो हैं उनके पीछे अभी तक लगे रहते हैं और लोग बातचीत करते हैं उनके साथ, उनके वीडियोस देखते हैं और अभी भी फॉलो करते हैं। आसाराम बापू के बारे आपने सुना होगा, जिनको 2018 में रेप के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा कोर्ट ने दी। उसी तरह से गुरमीत राम रहीम जो हैं हरियाणा बेस्ड, 2017 में रेप और मर्डर के केस में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। एक राधे माँ हैं, वो फ्रॉड और चीटिंग के केस में उनके ऊपर आक्षेप हुआ। एक निर्मल बाबा हैं, फ्रॉड और चीटिंग का केस उनके ऊपर हुआ। और एक स्वामी ओम जी करके हैं, उनके ऊपर चोरी का और असॉल्ट का केस रजिस्टर हुआ। एक वीरेंद्र दीक्षित हैं, जिनके ऊपर बच्चों को और महिलाओं को इलीगल कन्फाइनमेंट यानी कि उनको बंद करके रखने का आक्षेप उनके ऊपर हुआ। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने में मिलते हैं और ऐसा सुनते ही रहते हैं कभी ना कभी कि ऐसा होता ही जा रहा है। ना सिर्फ भारत में, इंटरनेशनल भी ऐसे बहुत लोग हमने पास्ट में हमको सुनने को मिले हैं, अभी भी ऐसा होता है। यूएसए में एक जिम जोन्स करके थे और उन्होंने पीपल्स टेम्पल करके एक सेक्ट बनाया था और जॉन्सटाउन करके एक सिटी है, वहाँ पे उनकी वजह से 900 से ज़्यादा मास सुइसाइड्स हुई थी और बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ था जो इतिहास में दिल दहलाने वाली घटना है, अमेरिका जैसे। उसी तरह डेविड कोरेश यूएस में थे 1993 में, 1993 में 76 लोगों की मृत्यु उनकी वजह से हुई थी। इसी तरह एक सबवे में टोक्यो में एक इस तरह का बनाव बना था, वहाँ पे भी इसी तरह टोक्यो में शोको असारा करके एक सेक्ट था, उन्होंने सबवे में उनकी वजह से अटैक हुआ था और बहुत सारे लोग, लगभग 15-16 लोग की मृत्यु हो गई थी और हंड्रेड्स ऑफ लोग उसमें इंजर हुए थे। चार्ल्स मेसन यूएस में 1969 में बहुत सारे मर्डर्स में वो सेक्ट इन्वॉल्व था और इस तरह के हमको केसेस सुनने को मिलते हैं। तो ये जो गॉडमैन हैं, ये जो बाबा लोग हैं, ये हर देश में हर जगह पाए जाते हैं और ऐसे देशों में ज़्यादा हैं जहाँ पे शिक्षण का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है, साइंटिफिक टेम्पर का अभाव है और जहाँ पे लोग एक क्राउड साइकोलॉजी में चले जाते हैं। तो क्या कारण है, क्यों लोग ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं? तो इसके कुछ कारण हैं, साइकोलॉजिकल कारण है, सोशल कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि इमोशनल सपोर्ट लोगों को चाहिए होती है, एक्सटर्नल, अपने से बाहर किसी की सपोर्ट, परिवार से या जो निकट के लोग हैं उनकी बात नहीं सुन करके ऐसे लोगों के चुंगल में लोग फंस जाते हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट। दूसरा बड़ा कारण है कि हम एक ग्रुप बिलीफ में सब साथ में, अपनी कास्ट में, कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जब लोग एक चीज़ को मान रहे होते हैं तो हम भी उसमें बह जाते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हम अलग नहीं दिखना चाहते। और जिसको बोलते हैं कि हम लोग सब एक ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं और हम ग्रुप साइकोलॉजी में बह जाते हैं। उसमें उसी के साथ में कम्युनिटी आकर आपकी कास्ट या कम्युनिटी या देश या सोसाइटी या आपका परिवार किसी चीज़ में मान रहा है तो आप भी बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं और मानने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं ग्रुप साइकोलॉजी और ग्रुप एक कन्फॉर्मिटी का एक जो कारण है उस वजह से लोग इसमें जुड़ जाते हैं। तीसरा कारण है कि हमको कंट्रोल का इल्यूजन होता है कि हम जो फ्यूचर है या जो अनसर्टन चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उसकी जो एंग्जाइटी है, उसको फियर है, एंग्जाइटी है,
उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को किसी का सहारा चाहिए। और एक भगवान एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, तो हम एक उसको कुछ लोग मूर्ति के फॉर्म में पूजा करते हैं और कुछ लोग गॉडमैन के फॉर्म में पूजा करते हैं। तो उनको लगता है कि ये भगवान का रूप है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आत्मा और परमात्मा हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, हर एक आत्मा परमात्मा का रूप है। इसलिए हम लोग परमात्मा में एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते, तो उसको एक ह्यूमन फॉर्म में देख करके हमको लगता है कि ये शायद यही हमको भगवान तक ले जाएंगे, या यही शायद भगवान का रूप है, और हम उसमें विश्वास करने लगते हैं। और उसके अलावा एक कारण है कि हमको लगता है कि हमको निर्वाण मिल जाएगा, हमको सल्वेशन मिल जाएगी। कंफर्मेशन बायस है। सब लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो लोग पूरा परिवार मानने लगता है। आपने सुना होगा हरियाणा में बुरारी गांव है, उसमें पूरा परिवार 11 लोग सुसाइड करके एक ही घर में मर गए, क्योंकि उनको एक कॉमन बिलीफ से वो ग्रस्त थे। तो उसको बोलते हैं ग्रुप साइकोसिस। तो सब लोग एक ही चीज़ को मानते थे जो कि रियलिटी से दूर थी, और सब लोगों ने वो परिवार के एक ही इंसान के कहने पे अपनी जान गंवा दी, अपने सुसाइड कर ली, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ग्रुप साइकोसिस जिसको कहा जा सकता है। उसके अलावा जो लीडर है, जो गॉडमैन है, उसकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, उसके बात करने का अंदाज, उसका एक ओवरऑल जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो एक्टिंग करता है, उसके कपड़े, उसके बाल, ओवरऑल गेटअप, उसके आसपास जो इकोसिस्टम है, उसको देख करके हम लोग सब अपना सुध बुध को बैठते हैं, बहुत सारे लोग, और उसमें वो उसके वश में आ जाते हैं। तो ये जब भी होता है यंगस्टर्स में खास करके, और उनके पेरेंट्स उनको धकेलते हैं उस दिशा में कि अगर तुम्हारे करियर में तुम ठीक नहीं जा रहे, तो तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यू नीड एक्सटर्नल सपोर्ट। तुमको कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए जो तुमको हाथ पकड़ करके भंवर पार करा दे। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आप कृपा करके हमको माफ़ करिए, हमारे में खुद में इतनी शक्ति है कि हम खुद अपनी मेहनत से कोशिश कर सकते हैं। आई कैन डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, मुझे किसी गॉडमैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोग प्रवचन देते हैं, उसमें से कुछ अच्छा आइडिया आपको, कोई जेन्युइन ऐसा कोई मिले जो आपको गाइड कर सकता हो, तो उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो विचार हैं, उसमें से कुछ पॉइंट आप टेकअप करिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति हर समय सही नहीं हो सकता, और व्यक्ति हिमसेल्फ जो है उसको आप आइडोलाइज मत करिए, उसके विचार आप पिकअप कर लीजिए। एक व्यक्ति से कुछ विचार लो, दूसरे व्यक्ति से कुछ विचार लो, और अब अपना एक माइंडसेट बनाओ और उसको फॉलो करो, जिससे आपको सपोर्ट मिले स्ट्रेसफुल टाइम्स में, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं या एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एज ए यंगस्टर, या आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ रहा है, तो आपको बाहर के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए आपको खुद का आत्मबल और आत्मविश्वास और आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो उससे कैसे अब इन चीज़ों से मुक्ति पाई जाए, तो इसमें सबसे ज़रूरी है एजुकेशन, सही एजुकेशन, और सुपरस्टिशन से दूर हटते हुए मॉडर्न एजुकेशन जिसमें अवेयरनेस हो, साइंटिफिक स्पिरिट हो, और एक फ्यूचरिस्टिक टेम्पर हो। आज दुनिया कहाँ जा रही है, साइंस हमको कहाँ कहाँ नए नए आयाम, नए नए रास्ते बता रही है। तो उस समय अगर हम पास्ट की बात करें और हम सिर्फ आध्यात्मिक बातों की बात करते रहें, तो ये सही नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स हमने देखा है कि कुछ धर्म में 10 साल 8 साल की उम्र में भी सब कुछ त्याग के योगी बन जाते हैं, या मुनि बन जाते हैं, या चले जाते हैं। तो ये बात मैं सही नहीं मानता, क्योंकि 18 साल से पहले की उम्र में या 21 साल की उम्र में, उससे पहले कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए मैच्योर इनफ नहीं होता। इसलिए अगर परिवार आपको धकेल रहा है, तो परिवार को भी सुनना चाहिए, माता पिता को भी सुनना चाहिए कि आप अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर धर्म या एक पर्टिकुलर गॉडमैन या एक पर्टिकुलर फिलॉसफी की तरफ मत धकेलें। उनको सब आइडिया दीजिए, उनको सब एक्सपीरियंसेस दीजिए, एंड लेट देम मेक देयर ओन माइंड कि मुझे क्या करना है। तो रैशनल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खुद में आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। कोई जितने मर्जी फेलियर, जितना मर्जी आपको ज़िंदगी में कठिनाई मिले, आपको अपने आप में विश्वास रखना है। और जितने सक्सेसफुल लोग आप देखते हैं किसी भी फील्ड में, उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। इवन रिलीजियस जो गुरु हैं उनमें भी, बिकॉज उनमें इतना आत्मविश्वास है, वो लोगों को कन्विंस कर पाते हैं और उनकी दुकान चलती रहती है। किसी भी फील्ड में जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में, चाहे वो
बिजनेस में है, चाहे वो सर्विसेज में है, किसी भी फील्ड में, आर्ट में है, फिल्म्स में है, आप किसी फील्ड के सक्सेसफुल आदमी को उठाकर देख लीजिए, ये सभी लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने बार बार कठिनाइयों को सहा, मेहनत करी, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया और कभी गिव अप नहीं किया और कभी एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं ली, खुद के पैर पे खड़े रहे और खुद की हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर अंधविश्वास पालने से, यानी कि अंधविश्वासी होने और नास्तिक होने के बीच में अगर चॉइस दी जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नास्तिक होना ज्यादा सही है। अंधविश्वासी होना जो है वो दिमाग की बत्ती बंद कर दी है आपने और आप एक गहरी खाई में, कुएं में जा रहे हैं। तो अगर इफ द चॉइस इज बिटवीन सुपरस्टिशन एंड बीइंग एन एथीस्ट, इट इज बेटर टू बी एन एथीस्ट। और बेस्ट कोर्स है कि आप एक बैलेंस व्यू रखिए, आप धर्म में मानिए, आप अच्छे आइडियाज में मानिए, लोगों को सुनिए, यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया में जो लोग बात करते हैं उनको सुनिए, लेकिन अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करें। और यंगस्टर्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि फ्यूचर के लिए आप बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि गीता में भी लिखा है और ये आइडिया मैंने वहाँ से लिया है। गीता में पूरी महाभारत को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट वहाँ से मैंने पिकअप किए। और सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ी एक जो डिस्टिंक्शन वहाँ से आई है वो ये है कि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट compete कर रहे हैं। एनवायरनमेंट है, सोशल इकोसिस्टम है, लीगल इकोसिस्टम है, हमारी अपनी कैपेबिलिटी, कितनी हद तक हम मेहनत कर सकते हैं वो है। तो ये सब देखते हुए हमारे हाथ में ये नहीं है कि हमारे रिजल्ट क्या निकलेगा। हमारे हाथ में ये नहीं है कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो आईएएस में सेलेक्ट हो ही जाएंगे, या अगर बहुत टैलेंटेड है तो हम फिल्म एक्टर बन ही जाएंगे या सिंगर बन ही जाएंगे, या अगर हम बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं तो हम एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर बन जाएंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपना खुद का बेस्ट बन पाएंगे आप उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो एक गिवन सिचुएशन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और उस सिचुएशन को एक गिवन सिचुएशन समझिए और उसकी बहुत चिंता मत करिए, उसको समझिए, उसको स्टडी करिए, उसके बारे में कॉन्शियस रहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अपना इमोशंस, अपना दिमाग इन्वेस्ट मत करिए। वो जो है वो है। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत कंपटीशन है तो उसमें बहुत चिंता मत करिए, उसके बारे में बहुत एक नेगेटिव बातें या सिनिसिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग एनवायरनमेंट के बारे, अपने इकोसिस्टम के बारे आप सिनिकल मत रहिए और बहुत परवाह मत करिए, आप अपनी एफर्ट पे फोकस करिए। मैं गोल्फ खेलता हूँ और गोल्फ में एक प्रिंसिपल है कि जब आप जब स्विंग करते हैं तो आप अपनी स्विंग की तरफ ध्यान देते हैं, आप अपने गोल को एक बार देख लेते हैं, बॉल पे नजर रखते हैं और आप अपने स्विंग पे परफेक्शन लाते हैं। आप ये नहीं देखते कि मेरा बॉल किस दिशा में जा रहा है या कितना पहुंचा या क्या होगा, कहाँ तक जाऊंगा। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, पीछे खड़े होकर के बॉल और जो आपका जो पिन है, यानी कि जो टारगेट है, उसके बीच में क्या क्या आ रहा है, एक दिमाग में आपने प्लानिंग कर ली। उसके बाद में आपने पोजीशन ले ली और जब पोजीशन ली तो आपने ये सोचना छोड़ दिया कि बॉल जाएगा नहीं जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, कितनी दूर जाएगा, मेरा टारगेट किस तरफ है। फिर आपने सिर्फ अपनी जो स्विंग है उसके ऊपर फोकस करना है। जिंदगी भी ऐसी है। आप ये मत सोचिए, एक बार आप स्टडी कर लें अपने एनवायरनमेंट को, प्रोस कॉन्स को, सभी चीज़ों को, और एक बार आप अपना स्टैंड, अपनी पोजीशन बना लीजिए। उसके बाद आप ये मत सोचिए कि मेरा बॉल कितनी दूर तक जाएगा। तो यही जिंदगी है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, फ्यूचर का, पास्ट का मत सोचिए, और अपने बलबूते पे जिंदगी को आगे बढ़ाइए। यू विल डू वेरी वेल। ये जो गॉडमैन टाइप के लोग हैं, इनसे आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान हो, चाहे आपके फील्ड में सक्सेसफुल हुआ आदमी हो तो भी उसको बहुत महान मानने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इंसान ही हैं। बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा है, और हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है, विद ऑल लिमिटेशंस एंड ऑल वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे आप हैं वैसे ही वो है, और आप भी वहां पहुंच सकते हैं। तभी पहुंच पाएंगे अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रख करके और खुद की एफर्ट, खुद की स्विंग और खुद की स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करिए। और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा उसकी चिंता, पास्ट की, प्रेजेंट की, गॉडमैन की, इधर उधर की बातों को मत सोचिए। अपने गोल पे फोकस करिए, और जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पे फोकस किया था, अगर वो करेंगे
तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैंने 37 साल आई इसमें जॉब करी है और उसके बाद मुझे ये वीडियोस मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैंने जो भी जाना समझा वो थोड़ा बहुत मैं लोगों से शेयर कर सकूँ और आपको क्लैरिटी दे सकूँ। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन लाइफ।